जय हिंद साथियों, शांत हो जाइए सबका। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। तो साथियों, हम लोग जो है पहले होमवर्क को डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। वहाँ पे सारा आपको जानकारी मिल जाएगा, A to Z जानकारी वहीं पे मिलती है। तो आप लोग पढ़ के आए होंगे, उम्मीद है। बुक दीजिए इधर। तो हम लोग का लूसेंट सीरीज का आज 14th डे है ना? 14th डे है। और बता दें साथियों कि जैसे स्टैटिक जीके किसी को पढ़ना हो तो ये है रामबाण बुक। ठीक है, बुक का नाम है रामबाण, ASO पब्लिकेशन का है। ठीक है, इससे आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। रेलवे का अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो आदित्य रंजन सर का मैथ्स का बुक है। ठीक है, जो चैप्टर वाइज MCQ है इसमें, इसे पढ़ सकते हैं। और अगर जैसे कोई इसमें CBT 2 का तैयारी कर रहे हैं, इसका ALP का, तो वो इससे पढ़ सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, बाकी और बहुत सारा बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। आज कहाँ से था टॉपिक में? से था। मतलब चल रहा था दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, तो हम लोग लूसेंट सीरीज का 14वां दिन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग साथियों। बताइएगा, आप लोग पढ़ के आए हैं ना? तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल वाला। ठीक है, बताइएगा कल जो हम लोग पूछे थे कि राजकेसरी किसे कहा जाता है? राजकेसरी, हाँ, वीर राजेंद्र। ठीक है, राजकेसरी वीर राजेंद्र। ठीक है, और वहीं बताइएगा नरकेसरी, हाँ, नरकेसरी विजयालय को, नरकेसरी विजयालय। प्रकेसरी राजेंद्र द्वितीय। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय, प्रकेसरी राजेंद्र द्वितीय। तो बताइएगा कि तकोलम का युद्ध किस वंश के बीच हुआ था? तकोलम का युद्ध किस वंश के बीच हुआ था? पल्लव वंश नहीं, एक तो राष्ट्रकूट और दूसरा चोल। ठीक है, राष्ट्रकूट और चोल, राष्ट्रकूट और चोल। तो राष्ट्रकूट के तरफ से कौन से शासक थे? भूल गए सब? नरेश, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय। ठीक है, कौन थे? कृष्ण तृतीय। और चोल के तरफ से परांतक प्रथम। कौन थे? परांतक प्रथम। जिसमें जीत किसका हुआ था? जिसमें जीत हुआ कृष्ण तृतीय का। नहीं, राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय का। ठीक है, किसका जीत हुआ था? कृष्ण तृतीय का। ठीक है, कृष्ण तृतीय का। हार किसका हुआ था? चोल वंश के परांतक प्रथम का। परांतक प्रथम का हो गया। अगला बताइएगा कि जब राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पे शासन किया, बंगाल पे आक्रमण किया था, उस टाइम बंगाल के शासक कौन थे? बंगाल के शासक, हाँ, महिपाल। ठीक है, कौन थे? महिपाल। कौन थे? महिपाल। ठीक है, और वही बताना है कि श्रीलंका पर आक्रमण जब किया था उन्होंने, किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम ने। हाँ, किसने किया था? राजराज प्रथम ने। तो उस टाइम जो है श्रीलंका के शासक कौन थे? कोई फाइव था। कौन फाइव था? महिम फाइव। कौन थे? महिम फाइव। ठीक है, कौन थे? महिम फाइव। ठीक है, तो श्रीलंका पर जब राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, उस टाइम वहां के राजा कौन थे? महिम फाइव। ठीक है, और बंगाल के शासक कौन थे? महिपाल। ठीक है, बंगाल के शासक महिपाल। उसने इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किया था, तो वहां के शासक कौन थे? इंडोनेशिया के शैलेंद्र राजवंश। ठीक है, कौन थे? शैलेंद्र राजवंश। ठीक है, हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। बताइएगा किस चोल शासक ने अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था? क्या नाम था? विक्रम चोल। क्या नाम था? विक्रम चोल। क्या नाम था? विक्रम चोल। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? अभाव एवं अकाल में जो ग्रस्त गरीब जनता थे, उससे भी उसने जो है कर वसूला और उससे जो है चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया। ठीक है, किसने? विक्रम चोल ने। ठीक है, तो बताइएगा कि चिदम्बरम मंदिर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। बताइएगा चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज, ठीक है, जिसको विष्णु का मूर्ति भी बोलते हैं, गोविंदराज का जो विष्णु मूर्ति था, उसे समुद्र में फेंकवा दिया था। किसने? कोलुतुंग द्वितीय ने।
कलोतुंग, ठीक है, क्या नाम है? कलोतुंग। कहीं पे लिखा रहता है कुलोतुंग, ठीक है, कहीं पे कोलुतुंग, ठीक है, तुंग है। हाँ तुंग है, तो क्या नाम है? कलोतुंग द्वितीय, ठीक है, क्या नाम है? कलोतुंग द्वितीय। उसने क्या किया था कि विष्णु के मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कहाँ फेंकवा दिया था? समुद्र में, ठीक है। और फिर पुनः उसको जो है वहां से समुद्र से उठाकर, ठीक है, समुद्र से उठाकर उसको उसका पुनरुद्धार करके तिरुपति मंदिर में उसका प्राण प्रतिष्ठान किया था, ठीक है। तो बताइएगा किसने किया था? विक्रम। नहीं, रामानुजाचार्य ने। किसने किया था? रामानुजाचार्य। किसने किया था? रामानुजाचार्य। बताइएगा विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य। किसने किया था? रामानुजाचार्य ने, ठीक है। जी सर। तो बताइएगा कि स्टेच्यू ऑफ पीस, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ पीस जो जम्मू कश्मीर में है वो किसका प्रतिमा है? तो रामानुजाचार्य का। किसका है? रामानुजाचार्य का, ठीक है। बताइएगा कि एक और है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, जो कि है हैदराबाद हैदराबाद में, हाँ, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी इक्वलिटी, ठीक है। तो वो किसका प्रतिमा है? वो भी है रामानुजाचार्य का। किसका है? रामानुजाचार्य का, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सर, गुजरात में जो बोले ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसका प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हो गया। अगला बताइएगा चोल काल में जो है चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? उसको पेरुंदरम। क्या कहा जाता था? पेरुंदरम। और वहीं पे निम्न अधिकारियों को क्या कहा जाता था? सेरुंदरम, ठीक है। तो उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम, निम्न अधिकारियों को सेरुंदरम। हो गया। अगला बताइएगा कि चोल साम्राज्य में जो है पूरा चोल साम्राज्य जो है किसमें विभक्त हुआ था? नहीं, सबसे पहले बताना है कि चोल जो साम्राज्य था ना वो विभक्त हुआ था, ठीक है। तो 6 भागों में विभक्त हुआ था। उसे क्या कहा जाता था? उसे मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम मतलब प्रांत, ठीक है। 6 प्रांतों में बटा हुआ था जिसे मंडलम कहा जाता था, ठीक है। तो बताइएगा उसमें जो है प्रांत में सबसे बड़े जो थे, सबसे बड़ा कौन सा श्रेणी था? प्रांत था। सबसे बड़े प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम, ठीक है, मंडलम। उसके बाद नाडु, ठीक है, नाडु। उसके बाद नाडु के बाद कुर्रम, ठीक है, नाडु के बाद कुर्रम, ठीक है। तो सबसे बड़ा होता था मंडलम, सबसे बड़ा मंडलम, उसके सबसे छोटा कुर्रम, ठीक है। सबसे बड़ा हो गया मंडलम और सबसे छोटा कुर्रम हो गया, ठीक है। अगला बताइएगा कि स्थानीय स्वशासन किसकी देन है? तो ये चोल वंश की। चोल वंश की। किसकी देन है? चोल वंश के। अगर वही पूछे कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? जनक। हाँ, तो लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। बताइएगा कि चोल काल में सर्वसाधारण लोगों की समिति को क्या कहा जाता था? जो सर्वसाधारण समिति था चोल काल में उसे क्या कहा जाता था? नहीं, उसे ऊर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊर, ठीक है। सर्वसाधारण लोगों की जो समिति थी उसे क्या कहा जाता था? ऊर कहा जाता था, ठीक। बताइएगा चोल काल में जो है भूमि कर कितना था? 1/3। उपज का 1/3, उपज का 1/3 भाग था, ठीक है। क्या था? भूमि कर। हो गया। अगला बताइएगा चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? पदाती सेना, ठीक है। कौन सी सेना? पदाती सेना, ठीक है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था? पदाती सेना। अब बताइएगा कि तमिल साहित्य में जो चोल काल में तमिल साहित्य था उसका त्रिरत्न, तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन से थे? हाँ, ठीक है, ओटम कुटम। एक होता कम्बन, ठीक है, पहला कम्बन था, उसके बाद ओट कुटन था और तीसरा कौन था? नहीं, पुगलेंदी, ठीक है। क्या था? पुगलेंदी, ठीक है। पहला था कम्बन, हो गया। उसके बाद था ओट कुटन, उसके बाद पुगलेंदी। क्या था? पुगलेंदी। तो ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। वही बताना आप लोगों को कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन से थे? हाँ, पोन, एक ठो रन और उसके बाद पंप, ठीक है। हाँ, पंप, पोन, रन, ठीक है। पंप, पोन, रन, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। हो गया कंप्लीट।
अगला बताइएगा कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर था स्थित? बृहदेश्वर हाँ, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया हाँ, जिसको राजेश्वर मंदिर भी, राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो राजराज प्रथम ने किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। ठीक है, तो बताइएगा किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है? किसने? फिर से सवाल सुनिएगा कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है किसने? तो पर्सी ब्राउन। किसने माना है? पर्सी ब्राउन किसने माना है? पर्सी ब्राउन ने। ठीक है, अगला बताइएगा कि किस काल के नटराज प्रतिमा को सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा है? चोल काल के। किस काल के? चोल काल के। ठीक है, उसे कहा गया है चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का, किस कला का? चोल कला का निचोड़ कहा है। क्या कहा है? निचोड़ या सांस्कृतिक सार कहा है। ठीक है, अगला बताइएगा कि राजेंद्र प्रथम जो थे, ठीक है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम के गुरु का नाम क्या था? बताइए। ईशान शिव। क्या था? ईशान शिव। क्या नाम था? ईशान शिव। तो ईशान शिव किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। किस धर्म के? शैव धर्म के। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम के गुरु का नाम क्या हो गया? ईशान शिव, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। हो गया। अगला बताइएगा कि विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता था? अलवार। क्या कहा जाता था? अलवार। बताइएगा अलवार की संख्या कितनी थी? हाँ, अलवार की संख्या 12 थी। कितनी थी? 12। ठीक है, अलवार की संख्या 12। वही बताइएगा शिव के उपासक को क्या कहा जाता? नयनार। शिव के उपासक को नयनार कहा जाता था। बताइएगा नयनार की संख्या कितनी थी? नयनार नहीं, 63 था। ठीक है, नयनार संतों की संख्या 63 थी और वही अलवार संतों की संख्या 12 थी। हो गया। अब हम लोग आते हैं चालुक्य वंश में। ठीक है, तो चालुक्य वंश में हम लोग जैसे पढ़े हैं, इसकी 3 शाखा थी। कौन कौन? चालुक्य वंश की कितने शाखा थी? 3 शाखा। कौन कौन सी शाखा? एगो वातापी के चालुक्य वंश, एक ठो बेंगी के चालुक्य वंश, एक ठो कल्याणी के चालुक्य वंश। हो गया। तो सबसे पहला इसमें था वातापी। ठीक है, वातापी था। तो हम लोग सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। तो बताइएगा वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? जयसिंह ने। किसने किया था? जयसिंह। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने किया था। ठीक है, देखिए इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले जो है इसका राष्ट्रकूट, ठीक है, नहीं इसका चोल वंश के, ठीक है, चोल वंश के अंतिम शासक कौन हुए? चोल वंश के अंतिम शासक? हाँ, राजेंद्र तृतीय नहीं, कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, कौन थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। ठीक है, जो राष्ट्रकूट के सामंत थे। किसके सामंत थे? राष्ट्रकूट के सामंत थे। ठीक है, अच्छा इसको आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। पहले हम लोग वातापी को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको करेंगे। बताइएगा कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने किया था। ठीक है, और जिसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी। ठीक है, कहाँ थी? वातापी। ठीक है, जो किसके नजदीक था? बीजापुर के निकट। ठीक है, बीजापुर के निकट था। कौन? वातापी। ठीक है, अगला बताइएगा कि जैसे हम लोग पहले भी पढ़े थे, किसमें पढ़े थे? इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे कि पुष्यभूति वंश, उसमें पढ़े थे कि पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। ठीक है, किस नदी के तट पर? नहीं, नर्मदा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? नहीं, परमेश्वर। ठीक है, कौन सी उपाधि? परमेश्वर की उपाधि। ठीक है, और वहीं पे दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, हर्षवर्धन को हराकर, किसे हराकर? हर्षवर्धन को हराकर उन्होंने दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, अगर वहीं पूछे कि वातापी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है,
अगला बताइएगा पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? सब भूल गए। इसका इसका लेखक बता सकते हैं सर? एहोल अभिलेख से, ठीक है। किस अभिलेख से? एहोल अभिलेख से। तो बताइएगा एहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? रवि कृति। कौन है? रवि कृति। एहोल अभिलेख के लेखक रवि कृति, ठीक है, जिससे हमें पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। हो गया। अगला बताइएगा कि वातापी, ठीक है, वातापी राज्य के निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? वातापी वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? नहीं, कृतिवर्मन। किसे माना जाता है? कृतिवर्मन। तो वातापी के निर्माणकर्ता कृतिवर्मन, ठीक है, वातापी के निर्माणकर्ता कृतिवर्मन। हो गया। यस। अगला बताइएगा कि किस चालुक्य वंश के शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था? चुप, सब चुप। तो विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है, विक्रमादित्य सेकंड, तृतीय नहीं, हाँ, विक्रमादित्य सेकंड मतलब द्वितीय, ठीक है, विक्रमादित्य सेकंड। हो गया। अब आते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश, ठीक है। तो बताइएगा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? हाँ हाँ, तैलप द्वितीय, ठीक है। किसने किया था? तैलप द्वितीय ने। किसने किया था? तैलप द्वितीय ने। तो बताइएगा तैलप द्वितीय ने किसे हराकर जो है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था? नहीं, कर्क प्रथम, ठीक है, कहीं पे रहेगा कर्क, कहीं पे रहेगा कर्क प्रथम, ठीक है। तो तैलप द्वितीय ने, कल्याणी के तैलप द्वितीय ने जो है कर्क द्वितीय प्रथम को हराकर चालुक्य वंश की स्थापना किया था। हो गया। तो बताइएगा चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? हाँ बोलिए बोलिए, कौन खेत? मानेखेत, ठीक है। क्या नाम था? मानेखेत, ठीक है। तो बताइएगा कि किस चालुक्य शासक ने मानेखेत से राजधानी को हटाकर कल्याणी ले गया था? नहीं, सोमेश्वर प्रथम। किसने ले गया था? सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। क्या किया था? मानेखेत से राजधानी को हटाकर, वातापी नहीं, कल्याणी, ठीक है, कल्याणी लेकर गया था। तो बताइएगा कल्याणी जो है, कल्याणी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। कौन से कल्याणी, कौन से? कर्नाटक में। कल्याणी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। तो बताइएगा कि मानेखेत से राजधानी को हटाकर कल्याणी किसने ले गया था? फिर भूल गए तुरंत। सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। किसने ले गया था? सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। अगला बताइएगा कि विक्रमांक देवचरित के रचनाकार कौन है? विक्रमांक देवचरित के रचनाकार कौन है? जो विक्रमादित्य के दरबार में कौन? बोलिए। विल्हन, ठीक है। कौन है? विल्हन। विक्रमादेवचरित के रचनाकार विल्हन। विक्रमादेवचरित के लेखक विल्हन, ठीक है। तो बताइएगा कि विल्हन किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य कौन? विक्रमादित्य 6 नहीं, विक्रमादित्य 6, ठीक है। विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। कौन? विल्हन, ठीक है। विल्हन जो है विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। वहीं बताइएगा मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? तो विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर, ठीक है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, ठीक है। तो बताइएगा विज्ञानेश्वर किसके राज दरबार में रहते थे? ये भी उसी का दरबार, विक्रमादित्य 6 किसके दरबार में? विक्रमादित्य 6। तो दो हम लोग पढ़े अभी, विल्हन और विज्ञानेश्वर, ठीक है। विल्हन और विज्ञानेश्वर। तो वह से विल्हन हो गया, वह से विज्ञानेश्वर हो गया, और वह से विक्रमादित्य 6 भी हो गया, ठीक है। हो गया। अगला बताइएगा, ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग बेंगी, ठीक है। कहाँ आते हैं? बेंगी में। बेंगी से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बताइएगा विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी का नाम क्या था? ये चैप्टर तो क्या है, नहीं दिए थे? चलिए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तब कल राष्ट्रकूट से स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ तक कंप्लीट कर ही लेते हैं। चालुक्य का तीनों शाखा जो है कौन कौन? कल्याणी, वातापी और बेंगी, ठीक है। तीनों कंप्लीट कर लेते हैं आज, ठीक। हाँ
तो विक्रमादित्य सेकंड की दो पत्नियां हुई। पहली पत्नी का नाम था लोक महादेवी। क्या नाम था? लोक महादेवी। ठीक है। दूसरी पत्नी का नाम त्रिलोक देवी। त्रिलोक देवी। क्या नाम था? त्रिलोक देवी और लोक महादेवी। त्रिलोक देवी और लोक महादेवी। ठीक है। जो विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी का नाम था। हो गया। हाँ, तो बताइएगा कि विरूपाक्ष महादेव मंदिर की स्थापना किसने की थी? विक्रमादित्य सेकंड। नहीं, उसकी पत्नी ने, लोक महादित्य प्रथम पत्नी ने। ठीक है। तो प्रथम पत्नी ने जो है विरूपाक्ष महादेव मंदिर की स्थापना की थी। क्या नाम था प्रथम पत्नी का नाम? लोक महादेवी। क्या नाम था? लोक महादेवी। ठीक है। तो बताइएगा त्रिलोक, ये तो बता दीजिएगा आराम से, त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाई थी? त्रिलोक देवी। इसी के नाम पर आधारित है। ठीक है। तो इसकी दूसरी पत्नी किसकी? विक्रमादित्य सेकंड की दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? कौन मंदिर का? त्रिलोकेश्वर मंदिर का। ठीक है। तो बताइएगा एक तो और सवाल है इसमें, विरूपाक्ष महादेव का मंदिर जो है जिसका निर्माण लोक महादेवी ने करवाया था वो कहाँ स्थित है? तो पटकल। कहाँ पे है? पटकल में। ठीक है। कहाँ स्थित है? पटकल में। हो गया। अगला बताइएगा कि चालुक्य, वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? नहीं, कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन हुए? कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है। नहीं, इसी का है। ठीक है। तो वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है। अगला बताइएगा कि मंदिरों का शहर किसे कहा गया है? हाँ, एहोल। ठीक है। किसे कहा गया है? एहोल। मंदिरों का शहर एहोल। मंदिरों का शहर एहोल को। ठीक है। अब आते हैं चालुक्य वंश का जो है बेंगी के चालुक्य वंश। ठीक है। समाप्त कर देते हैं यहीं पे टॉपिक को। उसके बाद कल जो है राष्ट्रकूट जब कंप्लीट करेंगे उस टाइम इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। तो बेंगी के चालुक्य वंश के स्थापना किसने किया था? बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो विष्णुवर्धन। किसने किया था? विष्णुवर्धन। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। तो बताइएगा इसकी राजधानी कहाँ थी? बेंगी में ही होगा। ठीक है। कहाँ होगा? बेंगी में ही, पांडे दुकान के बगल में। ठीक है। तो बताइएगा बेंगी जो है किस राज्य में स्थित है? झारखंड में नहीं है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो बेंगी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो बताइएगा कि बेंगी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? उसका नाम क्या था? तो विक्रमादित्य तृतीय। ठीक है। विक्रमादित्य तृतीय। ठीक है। जिसे जो इसके जो सेनापति जिसका नाम था पांडुरंग। ठीक है। विजयादित्य तृतीय। ठीक है। विजयादित्य तृतीय, एक ही तरह का नाम है ना, इसीलिए कंफ्यूजन। विजयादित्य तृतीय। ठीक है। तो बेंगी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? विजयादित्य तृतीय। ठीक है। वहीं अगर पूछे कि वातापी के चालुक्य वंश के प्रतापी शासक कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय। कौन हुए? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। तो आज हम लोग किसी तरह उलझन को खत्म करते हैं। ठीक है। और चालुक्य वंश को समाप्त करते हैं। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रकूट। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा राष्ट्रकूट वंश से लेकर राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति से पहले तक। ठीक है। पेज नंबर 22। ठीक है। हाँ, राष्ट्रकूट वंश से स्टार्ट करेंगे और राजपूत राजवंश की उत्पत्ति से पहले तक पढ़ेंगे। ठीक। एक दिन का ये क्लास है और एक दिन में जो है राजपूत राजवंश की उत्पत्ति, 2 दिन कंप्लीट। उसके बाद मिडावल स्टार्ट। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉलिटी में। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करते हैं। ठीक। पढ़े हैं ना? तो कल हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कल का जो टॉपिक था वो क्या था? भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है। उसमें हम लोग देख लिए थे कि बताइएगा, इसमें थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब आया था? 1773 में। ठीक है। बताइएगा वही कि पहला जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो कब आया था? 1781। ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और बताइएगा वहीं पे जो पहला चार्टर अधिनियम आया वो कब आया? 1913। 19 में पहुंच गए। 1793। ठीक है। 1793 में पहला चार्टर अधिनियम आया था। हो गया। अच्छा बताइएगा कि
गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म करके उसे वायसराय कहा जाने लगा था, किस अधिनियम के तहत? ये सब नहीं, 1858, ठीक है। वो जो आप पढ़े ना, शासन अधिनियम। हाँ 18, वो जो आप पढ़े ना कि वो था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, जिसमें जिसमें पहला जो है गवर्नर जनरल कौन बने थे बंगाल के? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। जी सर। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि भारत, ठीक है, बंगाल था वो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे थे भारत, तो भारत के जो है गवर्नर जनरल को खत्म करके अब वायसराय बना दिया गया था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो प्रथम वायसराय था कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, हो गया। जी सर। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। इसमें जो है बताइएगा, अच्छा इसमें एक ठो और सवाल है कि आंशिक रूप से एक अधिकार को, ठीक है, आंशिक रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसके अधिकार को आंशिक रूप से खत्म कर दिया था, किस एक्ट के तहत? तो 1858 का 1813, ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत सिर्फ और सिर्फ रहा उसका जो व्यापार था चीन के साथ, चीन और चाय, ठीक है, चीन और चाय, ठीक है, चीन और चाय के साथ व्यापार कर सकते हैं, बाकी किसी पे आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। उल्टे एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार मतलब समाप्त कर दिया था, सिर्फ चीन और चाय पर आप व्यापार आप खुद कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई व्यापार नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो व्यापार था उसमें कोई भी व्यापार कर सकता था, ठीक है। हाँ, तो वो था आंशिक रूप से एकाधिकार को समाप्त करना। अब वही बताइएगा कि पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त कर दिया था किस एक्ट के तहत? 58 नहीं, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के। वही बताइएगा कि पूरी जो है भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, किस अधिनियम के तहत? ये था 18, हाँ, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है। जी सर। हो गया कंप्लीट। अगला बताइएगा कि विभागीय प्रणाली, ठीक है, विभागीय प्रणाली को की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? विभागीय प्रणाली मतलब जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। विभागीय प्रणाली मतलब जैसे हम लोग का विभाग है ना, शिक्षा विभाग अलग है, तो सिंचाई विभाग अलग है, तो कृषि विभाग अलग है, अभी मंत्रालय है ना, तो उसी तरह बताइएगा कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत लाया गया? भारत परिषद अधिनियम। हाँ, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। अगला बताइएगा कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, किस अधिनियम के तहत? तो 1861, किस अधिनियम? 1861, ठीक है। अगला बताइएगा कि पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो सुने थे कि आंशिक रूप से खत्म किया, ठीक है, फिर पूर्ण रूप से एक अधिकार को खत्म किया, अब की बार क्या किया कि पूरी इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसी को भंग कर दिया, जा न रहेगा बांस न बाजेगा बांसुरी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया, किस अधिनियम के तहत? 1873, ठीक है, 1873 अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1873 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1873 का अधिनियम, ठीक है। बताइएगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, किस अधिनियम के तहत? शाही अधिनियम। कौन सी अधिनियम? शाही उपाधि अधिनियम 1876, ठीक है, 1876, ठीक है। तो बताइएगा इसकी घोषणा कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में यह घोषणा किया गया था कि महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की सम्राज्ञी होगी, ठीक है। जैसे साम्राज्य होता है ना, उसी तरह ये सम्राज्ञी, ठीक है। अगला बताइएगा कि बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? बजट पर बहस कर, हाँ, बजट पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन पूरक सवाल नहीं कर सकते, मतलब क्रॉस क्वेश्चन जो होता है वो नहीं कर सकते हैं। 1909 नहीं, 1892, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। इसमें बजट पर बहस करने का आदेश दिया था, मतलब कि अधिकार दिया था, हो गया। अगला बताइएगा कि चुनाव प्रणाली की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? 1909 अधिनियम। नहीं, 1892, ठीक है, सब उल्टे लग रहा है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम में जो अधिकार था, ये चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, हो गया। अगला बताइएगा कि पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व
पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? किस अधिनियम के तहत? 1909 के। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसे किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा नियम? मार्ले मिंटो सुधार। तो वही बताइएगा कि मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे? मारले थे भारत के राज्य सचिव। ठीक है, जो भारत के राज्य सचिव इंग्लैंड में होते थे, ठीक है, और वायसराय भारत में होता था। ठीक है, तो मार्ले जो था वो राज्य सचिव और मिंटो जो था वो वायसराय। ठीक है, वो वायसराय थे। तो मुस्लिम को जो है पहली बार सामुदायिक पृथक प्रतिनिधित्व कब दिया गया था? 1909 में। कब दिया गया था? 1909 में। तो बताइएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा गया है? सांप्रदायिक मिंटो। किसे कहा गया है? लॉर्ड मिंटो। किसे कहा गया है? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो। क्या कीजिएगा सर? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, जी सर। अगला बताइएगा कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? प्रथम भारतीय हाँ, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने कौन? कोई राव तो सत्येंद्र प्रसाद सिंह। कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, बताइएगा सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम? 1909 का अधिनियम। ठीक है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो सबसे कम समय तक चला था। ठीक है, जैसे 1909 में आया, फिर उसके बाद आ गया 1919 में। तो बताइएगा 1919 में जो भारत शासन अधिनियम है उसे क्या कहा जाता है? उसे चैम्सफोर्ड नहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो बताइएगा उसमें मॉन्टेग्यू कौन थे? उसमें अभी बताया है, मॉन्टेग्यू थे सचिव, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, सचिव हो गया। और उसके बाद चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। ठीक है, चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय हो गया। अगला बताइएगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। हाँ, 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, द्विसदनात्मक मतलब कि लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अगला बताइएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत आया था? 1909। ठीक है, 1909 के भारत शासन अधिनियम। 1909 के भारत शासन अधिनियम। तो बताइएगा कि 1919 सॉरी 1909 बोल रहे थे, 1919। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम हो गया। तो बताइएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा गया? लियोनस कार्टियस। ठीक है, लियोनस कार्टियस। ठीक है, हो गया। अगला बताइएगा कि महालेखा परीक्षक। ठीक है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत? 1919 का भारत 1919 कौन सा अधिनियम? 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1919 का अधिनियम। ठीक है, बताइएगा अगला सवाल, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया किस अधिनियम के तहत? लोक सेवा आयोग। हाँ, यूपीएससी। भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा कि सिविल सेवकों के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग के तहत किया गया था? तो ये था वही, किस आयोग के तहत जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? लोक सेवा आयोग, ली आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग? ली आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग? ली आयोग। तो बताइएगा कि यूपीएससी का गठन कब किया गया था? 1935 नहीं, 1926 में। कब किया गया था? 1926 में। कब किया गया था? 1926 में। ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में। ठीक है, अगला बताइएगा कि सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण दिया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर सिखों को, ठीक है, सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को आरक्षण दिया गया था किस अधिनियम के तहत? ये भी 1919। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत हो गया। अगला बताइए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो बताइएगा जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था उस टाइम जो है प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे? सब भूल गए।
जॉर्ज कोई था। हाँ ठीक ठीक बोलिए, जॉर्ज तो रहेगा ही कहेंगे। लॉयड जॉर्ज, ठीक है। लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज कौन थे? लॉयड। लॉयड जॉर्ज कौन थे? लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज, ठीक है। अगला बताइएगा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत? नहीं, 1935 में आ गया वो, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है। जी सर। अगला बताइएगा कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया किस अधिनियम के तहत? 1935, ठीक है। 1935 कौन सा अधिनियम? 1935 के अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। अगला बताइएगा कि राज्य सूची, ठीक है। उसके बाद नहीं, सबसे पहले संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची का निर्माण किया गया किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है। बताइएगा अगला सवाल कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1935, हाँ 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। बताइएगा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रस्तावना था क्या? तो नहीं था, उसमें प्रस्तावना नहीं था, ठीक है। उसमें प्रस्तावना नहीं था। प्रस्तावना को बाद में पेश किया गया। किसने पेश किया था प्रस्तावना को? तो नेहरू चचा ने, ठीक है। किसने किया था? हाँ, प्रस्तावना मतलब क्या? प्रस्तावना मतलब जो नहीं रहता, हम भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है। प्रस्ताव रखा था, ये एक संविधान होना चाहिए। हाँ, मतलब प्रस्तावना मतलब क्या, वही होता है ना कि उसका जो थीम रहता है, ठीक है, उसको किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1900 नहीं, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को। अगला बताइएगा कि दलितों को, महिलाओं को और मजदूर वर्ग को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम के तहत? तो 1935। तो जोर से बोलिए, डर के क्या बोलते? 1935 का अधिनियम के तहत। कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम, ठीक है। बताइएगा कि भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया किस अधिनियम को? 1935 के भारत शासन अधिनियम। इसे क्या कहा गया है? ब्लूप्रिंट, ठीक है। भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट, ठीक है। बताइएगा 80% बातों को शामिल किया गया है किस अधिनियम के तहत? किस? हाँ, हमारे संविधान में जो है 80% बातों को लिया गया है सिर्फ और सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1935 को, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है। अगला बताइएगा कि हमें जो भारत की स्वतंत्रता मिली है वो किस अधिनियम के तहत मिली है? 1935 के भारत शासन नहीं, वो नहीं मिला। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हमें स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। तो बताइएगा कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब, मतलब प्रस्ताव को कब रखा गया था? 4 जून। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था? 14 जुलाई। 4 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। और उसे स्वीकृति मिल गया था। मतलब पहले देखिए प्रस्ताव रखा कि इसको आजाद करना है कि नहीं करना है, तो वो 4 जुलाई को दे दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसे स्वीकृति मिल गई थी कब? 14 जुलाई नहीं, 18 जुलाई को, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को, हो गया। तो अगला बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बन गए थे कब? 15 अगस्त 1947 को। कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को। तो बताइएगा अगला सवाल है, जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाएगा तब तक किस संविधान का शासन चलेगा? किस अधिनियम का शासन चलेगा? हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह गुलामी का एक अधिकार पत्र है?
गुलामी का एक अधिकार तो हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गुलामी का अधिकार पत्र है, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिनियम के बारे में? 1935 के अधिनियम के बारे में, ठीक है, भारत शासन अधिनियम के बारे में, 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में। इसके बारे में एक और चीज कहा गया था। क्या कहा गया था? कि एक कार जिसमें ब्रेक, हाँ ब्रेक तो नहीं है लेकिन नहीं, ब्रेक तो है, ठीक है, ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, मतलब कहाँ सीज हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिनियम के बारे में? 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में, ठीक है। और जो है अंबेडकर साहब ने भी बहुत कुछ कहा था, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत बड़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसने कहा था, बता देते हैं, इसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। किस अधिनियम के बारे में कहा था? हाँ, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, ठीक है। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत परिषद का अंत किया गया था किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद का अंत, ठीक है, भारत परिषद का अंत किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1935, ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है, भारत परिषद का अंत किया गया था। हो गया, ये तो पढ़ लिए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम। तो हो गया कंप्लीट आज का टॉपिक। अब कल से हम लोग का चलेगा पॉलिटी में जो है भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा रहेगा। उसके बाद टॉपिक को टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। तो अब स्टार्ट करेंगे साइंस। नवल सर आइए। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए तो साइंस का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिस्कशन। बताइएगा, पहला क्वेश्चन है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जो विरोध करेगा प्रतिरोध, जो विरोध करेगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल आर। हम ऐसा ही मात्रक नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल आर, ठीक है। वही सर ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब फार्मूला लिखते हैं VIR तो वहां समझ में आ जाएगा कि V मतलब विभवांतर या वोल्ट होगा, I मतलब धारा होगा और R मतलब प्रतिरोध होगा। चलिए, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। चलिए, इससे 3 रिलेटेड है। वही चालकता का प्रति ओम, चालकता का प्रति ओम, वही प्रतिरोधकता का ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। आगे मिलेगा अभी। चलिए, प्रतिरोध का आकार किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध का आकार, हाँ, प्रतिरोध का जो आकार है किस पर निर्भर करता है? तो वो शक्ति पर निर्भर करता है। किस पर करता है? शक्ति पर। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, ना कि प्रतिरोध पर, ठीक है। तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। चालक का प्रतिरोध
बढ़ेगा, वहीं घटने पर घटेगा। किसका? चालक का। चालक का, चालकता नहीं, चालक का। ठीक है। पदार्थ की प्रकृति बताइएगा कि अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध क्या होगा? चालक अलग अलग होता है, अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। और सबसे अच्छा सुचालक अगर देखा जाए तार में तो कौन सा? चांदी का। ठीक है। चालक चालक की तार की लंबाई अगर बढ़ा दे, ठीक है, चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। लंबाई का समानुपाती होता है प्रतिरोध। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और घटने पर क्या होगा? घटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को नहीं, बढ़ जाएगा सर। फिर से सुनिएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटाने से उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाएगा। क्या होगी? क्या होगी? बढ़ जाएगी। फिर से यही एक कंफ्यूजन वाला, यही बार बार एग्जाम में देता है। ठीक है, कि किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रकृति, तापमान, इनमें से सभी। इनमें से सभी। तापमान बढ़ने से बढ़ेगा, प्रकृति का अलग अलग धातु से अलग अलग होगा, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से चालक प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस सब पर निर्भर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। और क्षेत्रफल घटा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। चलिए अगला बताइएगा। प्रतिरोधकता सिर्फ पदार्थ एवं ताप में परिवर्तन होने पर ही परिवर्तित होता है, बाद बाकी नहीं होता है। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का प्रभाव में सुगमता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब करंट जाने में जो सुविधा कर, क्या कहते हैं उसको? पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। चालकता को कैपिटल जी से सूचित करते हैं। ठीक है, बताइएगा, यही पूछा गया था टेक्नीशियन में कि चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? प्रति ओम होता है, जिसे सीमेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? सीमेंस। अगर प्रति ओम ना रहे तो सीमेंस। इसको महो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महो भी कह सकते हैं, एमएचओ। ठीक है, ओम को उल्टा देना है। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे? चालकता जो होता है प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध का क्या काम है? धारा को रोकना। लेकिन चालकता को क्या है? उसको धकेलना। चलिए, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अभी तो तुरंत पढ़े हम लोग कुछ देर पहले, तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और चालकता क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि चालकता का व्युत्क्रमानुपाती कौन है? प्रतिरोध। कैपिटल जी बराबर 1/r। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक हम लोग क्या क्या पढ़े? प्रति ओम, महो या सीमेंस। ये तीनों किसका एसआई मात्रक है? चालकता का। दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, एक से काम चलने वाला वहां नहीं है। विशिष्ट चालकता टॉपिक धारिता तक। समूहन से भी आगे संधारित। अच्छा ठीक है। किसी चालक का तार की लंबाई x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? x गुना हो जाएगा। उसे अगर खींच कर दिया जाए एकदम डबल हो जाएगा। डबल तो नहीं कर सकते, स्क्वायर है तो डबल हो गया। अब 2 की जगह 4 बैठा दीजिए तो चलिए, तो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वही चीज है। ये चीज दिमाग में क्या बैठाना है? जैसे झगड़ा करते हैं, अगर प्रेम से एक लपड़ मारे तो वो प्रेम से एक लपड़ मार देगा, लेकिन अगर खिसियाग दिए तो वो खिसियाग देगा। ठीक है, तो वही कहने का अर्थ है
कि अगर किसी चालक की तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी x गुना हो जाएगा, लेकिन अगर खींच कर x गुना कर दिया जाए तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या? प्रतिरोध। ठीक है, बताइएगा प्रतिरोध समूहन कितने प्रकार के किया जाता है? प्रतिरोध का जो कितने तरीके से समूहन किया जाता है? 2 तरह से। कौन कौन? श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम का अर्थ क्या हुआ? जो क्रम बाय लगा हुआ रहेगा, ठीक है, R1 R2 R3, तो श्रेणी क्रम में रहेगा। जब बोलेगा इसका प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, तो क्या करेंगे? हाँ, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी में रहेगा तो इस तरह। वहीं समानांतर में रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जो निकलेगा वो क्या निकलेगा मेरा? 1/R निकलेगा, 1/R निकलेगा। फिर R के लिए उसको पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अगला बताइएगा कि श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है? श्रेणी क्रम, हाँ, धारा कैसा होता है? समान की भिन्न भिन्न? नहीं, भिन्न हाँ, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, धारा समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, लेकिन वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। और यह किस नियम के अनुसार बता रहा है? प्रतिरोध का ओम का नियम। ओम का नियम से बता रहा है कि धारा समान होता है और वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम के समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होता है। ठीक है, जो हमारे घर में शादी ब्याह में लगता है ना, क्या बोलते हैं, झालर, वो किस क्रम में सजाया रहता है? श्रेणी क्रम में रहता है। एक बल्ब आप खोल के लगाइए तो हो जाएगा ना, फिक्स हो जाएगा। वही चीज उसको कितना बारीकी से लगाया हुआ रहता है बल्ब, लेकिन उसको लगाता है, क्या फिक्स होता है? नहीं होता है सर। चलिए, तो हम लोग देख लिए झालर जो लगा रहता है किस में लगा रहता है? श्रेणी क्रम में लगा रहता है। MCB, स्विच, फ्यूज, ये सब कौन सा क्रम में? श्रेणी क्रम में। सारा श्रेणी क्रम में होता है। समानांतर क्रम, इस समूहन से सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या था कि इसमें पहला प्रतिरोध दूसरा सिरा से और दूसरा फिर तीसरा से, फिर तीसरा चौथा से। ठीक ना, इस तरह का एक तार चलते रहेगा, प्लस एक जाएगा उसका आगे। ठीक है, वही लिख रहा है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा से, दूसरा प्रतिरोध का पहले सिरे से, फिर दूसरा प्रतिरोध का तीसरा सिरा से, इसी क्रम में चलते रहेगा। ठीक है, अब उतना समझाने लगेंगे सुबह हो जाएगा। चलिए, तो हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया? श्रेणी हो गया, समानांतर हो गया। समानांतर में क्या देख रहे हो? फार्मूला भी देख लिया हम लोग। अब बताइएगा कि समानांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान और समानांतर क्रम में वोल्टेज समान। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग और क्या समानांतर क्रम में वोल्टेज समान। तो वोल्टेज समान करने करते यह इस रूम में जितना लाइट है, यही लाइट आपको दिखेगा उस रूम में भी, सबका वोल्टेज समान रहेगा। ठीक है, यहाँ भी छू के दिखिएगा उतना करंट मारेगा जितना वहां मारेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया, हम लोग सिर्फ याद रखने के लिए सब ट्रिक यूज करते हैं ना। धारा समान रहता है श्रेणी क्रम में, वोल्टेज समान रहता है समानांतर क्रम में। तो बताइएगा कि घर का वायरिंग किस क्रम में? समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर किस क्रम में काम करता है? समानांतर क्रम में। घरेलू उपकरण कोई भी लगाते हैं वो सब सारा समानांतर क्रम में। बहुत अच्छा। वह कौन सा मापक है जो दूसरे शब्दों में कहे तो, नहीं गलत हो गया, ठीक है, धारा को मापता है। वह कौन सा मापता है जो बहुत कम मात्रा में धारा को? गैल्वेनोमीटर। जो बहुत कम मात्रा में धारा को मापने वाला यंत्र गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आमीटर, आमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र आमीटर। तो बताइएगा आमीटर का परिपथ में विद्युत धारा मापता है, तो इसका कौन सा क्रम में लगाया जाता है? आमीटर को कौन सा क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम में? श्रेणी क्रम में। वही वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। कंपेयर कराते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ के आए ही होंगे। चलिए, एक आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? एक आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? क्या होता है? अनंत नहीं, शून्य होता है।
ठीक है। एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा, लेकिन एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर का अनंत होगा, वही अमीटर का शून्य होगा। क्या शून्य होगा सर? तो वो प्रतिरोध। हाँ, आदर्श जहां लगा दे ना, आदर्श देखिए हम लोग एक आइडियल जानते हैं इसके, वही एक आदर्श मशीन का दक्षता हम लोग जानते हैं कितना होता है 100%, लेकिन सभी मशीन का दक्षता 100% से कम होता है। ठीक है, सभी मशीन सिंपल में साधारण मशीन का क्या होता है 100% से कम होता है, लेकिन एक आइडियल मशीन जो होता है उसका कितना होता है 100%। उसी तरह एक आदर्श वोल्टमीटर भी होगा, एक आदर्श आमीटर भी होगा। जहां आदर्श आमीटर आ जाएगा उसका प्रतिरोध शून्य होगा, और जहां वोल्ट मीटर आ जाएगा वहां। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। देख लिए वहीं आमीटर श्रेणी क्रम में होता है और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रृंखला में क्या लगाया जाता है? निम्न प्रतिरोधक कि उच्च प्रतिरोधक? उच्च प्रतिरोधक। क्या लगाया जाता है? उच्च प्रतिरोधक। वहीं गैल्वेनोमीटर के आमीटर को बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर में कौन सा संत्र लगाया जाता है? तो संट, निम्न प्रतिरोध संट, निम्न प्रतिरोध संट। क्या होगा? आप आंसर बोलिए सर, हम यही होता है, कभी कभी आंसर भी निकल जाता है मुझसे। क्या बोल, तब पर भी आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। चलिए, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, पता नहीं कितना प्रतिरोध है, उसको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु जिसे कहते हैं ब्रिज। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा का मान शून्य हो तो सेतु संतुलन में होगा। सेतु कैसा होगा? संतुलन में होगा। ठीक है, जहां P बराबर P/R इक्वल टू Q/S होता है। चलिए, वो दिमाग से बाहर है। ठीक है, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? शक्ति। और कार्य करने की दर को? ऊर्जा। कार्य करने दर की शक्ति। कार्य करने की दर को? शक्ति। दर को शक्ति, और एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति। तो शक्ति दो जगह। ठीक है, हाँ क्या कौन सही बोला सर? ऊर्जा है तो वो क्षमता है सर। कार्य करने की दर नहीं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर VI। अब यहाँ देखिए जब आप लोग PDF देखेंगे वहां लिखा होगा P बराबर I²R, तो वही बैठा दिया है I बराबर VR वाला नंबर। हाँ, ओम का नियम में बैठा दिया है, तो वहां से आ जाएगा। तो इसका हम लोग को याद रखना, पावर बराबर V²/R, V²/R। इस सब अगर दिक्कत होता है ना, तो क्या बोलते हैं, एग्जाम देने जब जाते हैं तो उस समय थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम मेरा अभी 10 बजे से स्टार्ट है, तो 9 बजे बैठ के हम पहले सबको क्या किए, 2 बार लिख लिए। टटका टटकी जानते हैं, वही दिमाग में रहेगा। ठीक है, इसका SI मात्रक वाट होता है, इसका SI मात्रक वाट होता है। ठीक है, किसका? शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 735.5 वाट। एक अश्व शक्ति और 1 किलोवाट घंटा में क्या संबंध है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1.34 HP। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक सूत्र दिया था P बराबर W/T होता है ना, तो वहां भी निकालने के लिए दिया था, तो W निकालने दिया था कार्य, तो क्या हो जाएगा PT। P का क्या होता है? वाट, और समय का क्या होता है? सेकेंड, तो आंसर था वाट सेकेंड। ठीक है, वाट सेकेंड। लेकिन सब कोई मारेगा कि W दिया तो जूल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जूल नहीं दिया था ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट देखें, और दिए धारिता भी दिए हैं। अच्छा चलिए, जिस बल्ब का पावर रेटिंग कम होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। और वह चमकेगा अधिक की कम? कम चमकेगा। जब प्रतिरोध अधिक होगा तो कम चमकेगा, कम लाइट जाएगा उसमें। ठीक है, कम लाइट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जिस बल्ब का पावर रेटिंग अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा और वह अधिक चमकेगा। ठीक है, अधिक चमकेगा।
जिस बल का प्रतिरोध कम होगा उसका पावर अधिक होगा। अधिक होगा। जिस बल का प्रतिरोध अधिक होगा उसका पावर कम होगा। किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? धारिता। क्या कहते हैं? धारिता। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? विद्युत आवेश का, हाँ, फैराडे, ठीक है। और एक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैराडे, ठीक है। बताइए विद्युत धारिता कैसा राशि है? कैसा? अदिश राशि। कैसा है? अदिश राशि। अगला बताइएगा, धारिता का मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धारिता को मापने के लिए। हाँ, धारिता को एक हम लोग पढ़े क्या, कम अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए क्या था? व्हीटस्टोन सेतु। अब बताइएगा कि धारिता का मान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है शेयरिंग सेतु। किसका किया जाता है? शेयरिंग सेतु। पृथ्वी के लिए धारिता कितनी होती है? पृथ्वी के लिए धारिता अनंत होता है। पृथ्वी के लिए अनंत, पृथ्वी के लिए धारिता अनंत, वही विभव शून्य, विभव शून्य। कैपेसिटर, ठीक है, संधारित्र ना। चलिए, एक ऐसी व्यवस्था है कैपेसिटर जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है। क्या करता है? स्टोरेज करता है एक जगह, ठीक है। तो बताइएगा कैपेसिटर किस पर कार्य करता है? एसी की डीसी पर? दोनों पर कार्य करता है। कैपेसिटर जो है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। डीसी को रोकता है तथा एसी को प्रवाहित करता है। चलिए, समानांतर प्लेट का कैपेसिटर बताइएगा, इसका सूत्र बता सकते हैं? चलिए, ये नहीं होगा। कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। क्या करता है? कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। इसका सूत्र होता है, बता देते हैं हम, C बराबर A/D, ठीक है, A/D। कैपेसिटर की औसत ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। कैपेसिटर की औसत ऊर्जा शून्य होती है। अब पूछा जाएगा कि कैपेसिटर की धारिता निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो बता सकते हैं, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अभी ये पता है ना। उसके बाद D फॉर डिस्टेंस, दूरी पर निर्भर करता है। और एक माध्यम, दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम पर निर्भर करता है। तो किस पर किया? क्षेत्रफल पर किया, दूरी पर किया और माध्यम पर किया। कैपेसिटर, जैसे हम लोग पढ़े क्या, प्रतिरोध को दो समूहों में बांटा गया है, उसी तरह कैपेसिटर को भी दो समूहों में बांटा गया। कौन कौन? श्रेणी और समानांतर। श्रेणी और समानांतर, ठीक है। तो बताइएगा श्रेणी में किस तरह इसको निकालेंगे? अगर कैपेसिटर निकालना है हमको C बराबर, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा फॉर्मूला? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होगा 1/C 1/C प्लस 1/C2 1 और C3, ठीक है। वही समानांतर में क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, जस्ट ऑपोजिट। प्रतिरोध का ऑपोजिट कौन? कैपेसिटर। वहां पर पहला क्या था? श्रेणी क्रम में धारा समान, धारा समान। तो बताइएगा यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या होगा? धारा, बिल्कुल, यहाँ भी धारा समान होगा और वोल्टेज भिन्न भिन्न होगा। वही समानांतर क्रम में हाँ, धारा भिन्न भिन्न होगा जबकि वोल्टेज समान रहेगा। और आज का टॉपिक यहीं तक था, ठीक है। अगला टॉपिक है इंडिकेटर से लेकर हेडलाइट तक। गजब गजब है, कहाँ से आते हैं ये लोग। इंडिकेटर से लेकर कंप्लीट रहेगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट, इलेक्ट्रिसिटी समाप्त। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।